हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, जीके जी ब्रह्मास बैच में हम लोग अर्थव्यवस्था कवर कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग देखेंगे मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। इसको महंगाई कहा जाता है। मुद्रास्फीति कीमत में होने वाली वृद्धि मुद्रास्फीति नहीं कहलाती है, बल्कि कीमत में होने वाली लगातार वृद्धि, जब लगातार कीमत में वृद्धि होती है वो आपका कहलाती है मुद्रास्फीति। यहाँ पर देखिए, आपके पास 100 रुपये है और एक समोसा 20 रुपये का मिल रहा है, तो 100 रुपये का 5 समोसा। और कुछ समय बाद आपके पास 100 रुपये है और समोसा की जो एक समोसे का रेट है वो बढ़ गया, 25 रुपये हो गया, तो 100 रुपये का आपको कितने समोसे मिलेगा? 4 ही समोसा मिला। तो महंगाई आ गई है। मुद्रास्फीति है, कीमत जो प्राइस है वो बढ़ गई है, क्रय शक्ति घट गई है, पर चूजिंग पावर घट गई है, और मुद्रा की वैल्यू क्या हो गई है? ये भी घट गई है। मुद्रास्फीति के कारण वैसे कई कारण हैं, लेकिन हम लोग 3 कारण देखते हैं। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। वस्तु की मांग जब बढ़ती है, वस्तु की मांग बढ़ती है, जैसे दीपावली में पटाखों की मांग बढ़ जाती है तो अपने आप प्राइस बढ़ जाता है। वही पटाखे अगर बाद में लेते हैं तो सस्ता भी मिल जाता है। तो वस्तु की अगर मांग बढ़ती है तो प्राइस अपने आप बढ़ जाता है। दूसरा कारण है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। वस्तु उत्पादन लागत, वस्तु का अगर उत्पादन करने में लागत बढ़ रही है, वस्तु के उत्पादन करने में लागत बढ़ रही है तो अपने आप प्राइस भी बढ़ जाएगी, लागत, अगर उसके उत्पादन में लागत लग रही है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कच्चा जो तेल है उसकी वृद्धि हो रही है इसकी कीमत पर, क्योंकि 85% जो तेल है भारत बाहर से इंपोर्ट करता है। तो अगर इसकी कीमत बढ़ रही है तो आयात महंगा होगा और प्राइस अपने आप बढ़ जाएगी। फ्रेंड, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं @justdoityar। नेक्स्ट है आपका मुद्रास्फीति का प्रभाव, उपभोक्ता, कंज्यूमर। अब उपभोक्ता, जैसे हम ही लोग उपभोक्ता है ना, पहले 100 रुपये का हम लोग 5 समोसा खाते थे, अब हम लोग 100 रुपये का कितना समोसा खा रहे हैं? 4 समोसा। तो हम लोग को हानि हुई ना। अब 100 रुपये का 4 ही समोसा मिल रहा है, तो उपभोक्ता को हानि होगी। और उत्पादक जो प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसर है, वही आलू, वही मटर, वही मसाला डाल रहा है। अब वो 100 रुपये का 4 समोसा बेच रहा है, पहले 100 रुपये का 5 समोसा बेचता था, तो इस उत्पादक को क्या होगा? लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है आपका ऋणदाता। ऋणदाता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब ये देखिए, एक इंसान गोलू है और एक भोलू है। गोलू ने भोलू को दे दिया 100 रुपये, अब 5 रुपये, 100 रुपये दे दिया। अब इस 20 रुपये का समोसा है, जब ये 100 रुपये लिया था तो 20 रुपये का समोसा है, तो इसने 100 रुपये का 5 समोसा खाया। अब कुछ समय बाद जब भोलू ने गोलू को 100 रुपये लौटाया तो उस समय समोसे की कीमत कितनी हो गई है? समोसे की कीमत हो गई है, एक समोसे की कीमत 25 रुपये। तो इसको 5 समोसा खाने के लिए 125 रुपये देना पड़ेगा। तो इसको हानि हुई ना, जो उधार दिया था, अब उसको 5 समोसा खाने के लिए 125 रुपये देना पड़ेगा, तो उसको हानि हुई। ऋणदाता जो उधार देता है उसको हानि हुई, और ऋणी जो उधार लेता है उसको लाभ होगा। आयात इंपोर्ट जो होता है, आयात इंपोर्ट, अब हमें अभी हम लोगों ने आगे देखा, यहाँ पे इंपोर्ट होगा जो मैंने एक्सपोर्ट कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर तेल की कीमत बढ़ रही है तो आयात महंगा होगा और वह ज़्यादा करना पड़ेगा, तो वह क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा करना पड़ेगा। निर्यात, एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा, समान मुद्रा की प्राप्ति कितनी होगी? कम होगी। तो ये सब मुद्रास्फीति का प्रभाव है। किस पर क्या प्रभाव पड़ता है? नेक्स्ट है आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल। इसको टाइट भी कहा जाता है, डियर भी कहा जाता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होगा? रिजर्व रेट बढ़ा दिया जाए, रिजर्व रेपो रेट बढ़ा दिया जाए, CRR बढ़ा दिया जाए, SLR बढ़ा दिया जाए, बैंक रेट बढ़ा दिया जाए, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। मुद्रास्फीति जो स्फीति है वो कंट्रोल में रहेगी। नेक्स्ट है आपका मुद्रास्फीति का मापन। कई तरीके से करते हैं, 2 तरीके देखिए। WPL, सॉरी PL नहीं है, WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। हिंदी में इसको कहा जाता है खुदरा मूल्य सूचकांक। भारत में मुद्रास्फीति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? WPI के द्वारा किया जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स के द्वारा भारत में मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है। और इस मापन में, WPI मापन में, सिर्फ वस्तु की कीमत को शामिल किया जाता है, सिर्फ वस्तु की कीमत को, सेवा नहीं शामिल की जाती है। और आधार वर्ष लिया जाता है 2011-12।
वर्तमान मासिक आधार पर मापन किया जाता है। भारत में मुद्रास्फीति वर्तमान मासिक आधार पर मापन किया जाता है और यह किस मंत्रालय के अधीन है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन है। कुल वस्तु कितनी है? 697 है। आगे देखिए, कुल वस्तु कितनी है? 697। प्राथमिक वस्तु है 117 और विनिर्मित वस्तु है 564। तो सर्वाधिक भारांश किसका है? वेटेज किसका है? विनिर्मित वस्तु का। 64.23% विनिर्मित वस्तु का भारांश है, वेटेज है WPI में। नेक्स्ट है आपका CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। हम लोग विकासशील देश है, तो विकासशील देशों में WPI का यूज किया जाता है और विकसित देश में मुद्रास्फीति मापन करने के लिए CPI का यूज किया जाता है। इसमें वस्तु और सेवा दोनों की कीमत को शामिल किया जाता है। WPI में केवल वस्तु की कीमत शामिल किया जाता है, लेकिन CPI में वस्तु और सेवा दोनों की कीमत शामिल किया जाता है और इसका आधार वर्ष है 2012। मासिक आधार पर इसका भी मापन किया जाता है। पहले CSO मापन करता था, मतलब CSO के अधीन था, लेकिन अब NSO के अधीन है। ये हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। और NSO CSO ये सब किस मंत्रालय के अधीन है? MOSPI। नेक्स्ट है आपका CPI, किस विधि के द्वारा? गुणोत्तर माध्य विधि के द्वारा भी निकाला जाता है। CPI में सर्वाधिक भारांश वेटेज किसका है? खाद्य पदार्थ का है। नेक्स्ट है आपका, देखिए क्वेश्चन कथन दिया गया है, भारत में WPI मासिक आधार पर उपलब्ध है। नेक्स्ट है आपका, CPI में विनिर्मित वस्तु को अधिक महत्व जबकि WPI में खाद्य पदार्थ को अधिक महत्व मिलता है। तभी हम लोगों ने देखा कि WPI में सर्वाधिक भारांश वेटेज किसका है? विनिर्मित वस्तु का है और CPI में खाद्य पदार्थ का। यहाँ पर उल्टा दे दिया है तो ये गलत होगा। और भारत में WPI मासिक आधार पर उपलब्ध है तो यह बिल्कुल सही है, तो केवल फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका मुद्रास्फीति के प्रकार। मुद्रास्फीति 4 प्रकार की है, रेंगती मुद्रास्फीति, चलती मुद्रास्फीति, दौड़ती मुद्रास्फीति, छलांग मारती मुद्रास्फीति। अब देखिए 2% से अगर कम होगा तो वह रेंगती मुद्रास्फीति कहलाएगी, मंदी की ओर है, मंदी की ओर है, ये इसका मतलब होता है। चलती मतलब 2 से 6% है तो यह मतलब हेल्दी है। मुद्रास्फीति हेल्दी है, मतलब ना बहुत महंगाई है ना बहुत मंदी है। दौड़ती मुद्रास्फीति 2 अंकों, जैसे 20% से 30%, 30% से 40%, 2 अंकों का है तो ये भी मतलब खतरा ही है। छलांग मारती मतलब 3 अंकों का, जैसे जिम्बाब्वे में 1 किलो टमाटर के लिए 10,000 रुपये देना पड़ेगा, तो जिम्बाब्वे में बहुत महंगाई है। 3 अंकों की मुद्रास्फीति है वहाँ पर, छलांग मारती। तो ये सब थे मुद्रास्फीति के प्रकार। अब देखिए मैथ इकोनॉमिक्स का जुगाड़। कुछ शब्द हैं, इन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, स्टेजफ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन। तो ये कुछ शब्द है। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है। यह है समान स्थिति। यहाँ कीमत ऊपर बढ़ती है और यहाँ पर कीमत नीचे घटती है, ऐसे ग्राफ गया है। अब यहाँ समान स्थिति है, फिर ऐसे गया ग्राफ, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति बढ़ रही है। फिर इधर अब देखिए टमाटर 20 रुपये किलो है, अब इधर गया तो टमाटर 1 किलो कितने का हो गया? 100 रुपये किलो है। यहाँ पर 20 रुपये किलो था, मतलब मुद्रास्फीति बढ़ गई। फिर यहाँ पर है, अब जो गवर्नमेंट है, सरकार कहेगी कि महंगाई को रोकने के लिए कीमत को समान स्तर पर लाया जाए। ये समान स्तर है, तो समान स्तर पर लाया जाता है, फिर से टमाटर को 20 रुपये किलो किया जाता है। तो इसको जो ये समान स्तर पर लाया जा रहा है, इसको कहा जाता है डिसइन्फ्लेशन। महंगाई को रोकने के लिए कीमतों को समान स्तर पर लाना, ये कहलाता है डिसइन्फ्लेशन। इसको हिंदी में कहा जाता है मुद्रा अपस्फीति, हिंदी में कहा जाता है। महंगाई को समान स्तर पर लाया गया। अब जब महंगाई यहाँ पर हुई थी तो लोग सोचे कि महंगा है तो हम लोग उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो हम लोग को प्रॉफिट होगा। अब सभी लोग जब उत्पादन करने लगते हैं तो बाजार में जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो खुद ही किसान टमाटरों को सड़क पे फेंक देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इतना ज़्यादा उत्पादन हो गया कि जो टमाटर है वो 5 रुपये किलो हो गया। टमाटर की कीमत कितनी हो गई? 5 रुपये किलो हो गई। अब इस चीज़ को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डिफ्लेशन, मुद्रा विस्फीति। डिफ्लेशन कहा जाता है, मुद्रा विस्फीति। अब सरकार है, अब सरकार फिर क्या कहेगी? अब यहाँ पर 5 रुपये किलो टमाटर है, सरकार कहती है ठीक है हमको
अब समान स्थिति लाने के लिए सरकार 5 रुपये का जो टमाटर है 5 रुपये किलो, उसको 20 रुपये किलो के हिसाब से खरीदेगी और समान स्थिति लाएगी। तो इस स्थिति को कहा जाता है रिफ्लेशन। मंदी से बाहर निकालने के लिए जानबूझकर कीमतों को बढ़ाना, जानबूझकर जो सरकार है वो जानबूझकर कीमतों को बढ़ाकर खरीदती है, इसको कहा जाता है रिफ्लेशन। मुद्रा संस्फीति इसको कहा जाता है। तो हम लोगों ने ए से बी इन्फ्लेशन है, ए से बी आपका क्या है इन्फ्लेशन है, बी से सी डिस इन्फ्लेशन है, सी से डी डिफ्लेशन है, डी से ई रिफ्लेशन है। अब हम लोग एक नहीं पढ़े स्टैगफ्लेशन, इसको हिंदी में कहा जाता है मुद्रास्फीति जनित मंदी। अब प्राइस कोई चीज़ बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है तो आर्थिक विकास रुका हुआ है, आर्थिक विकास रुका है तो बेरोजगारी अपने आप बढ़ेगी, तो इसी को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। उत्पादित माल बिकना कठिन हो गया अगर तो वो कहलाता है स्टैगफ्लेशन। जैसे कोरोना के टाइम पे वस्तु तो उत्पादित हो रही थी लेकिन बिक नहीं रही थी, तो वही कहलाती है स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट है आपका रिमार्क। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में ज़्यादा खतरनाक कौन है, खतरनाक तो दोनों है लेकिन ज़्यादा खतरनाक कौन है, इन्फ्लेशन। यहाँ पर देखिए इन्फ्लेशन, प्राइस बढ़ती है, जब डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगी, लेकिन रोजगार भी बढ़ता है, इससे आय भी होती है और धन भी आता है, तो इकोनॉमी का ग्रोथ सही चलता है। लेकिन डिफ्लेशन, डिमांड घटेगा तो प्राइस भी घटेगा, क्योंकि जब डिमांड घट क्यों रहा है, क्योंकि धन ही नहीं है। यहाँ पर धन था तभी डिमांड बढ़ रहा था, यहाँ पर धन ही नहीं है तो इसलिए डिमांड घट रहा है तो प्राइस भी घटेगा, रोजगार घटेगा, तो ये सब डिफ्लेशन कहलाता है। तो यहाँ इकोनॉमी जो है वो ठप हो जाती है। तो ये ज़्यादा खतरनाक कौन है, डिफ्लेशन है। अब हिंदी में इसको मतलब निष्कर्ष इसका देखिए, माना कि महंगाई और मंदी दोनों ही अर्थव्यवस्था के लिए घातक हैं। मतलब आपका महंगाई और मंदी दोनों ही अर्थव्यवस्था के लिए घातक हैं। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है, लेकिन मुद्रास्फीति जो डिफ्लेशन है, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की तुलना में अधिक घातक है। तो घातक कौन है, डिफ्लेशन, क्योंकि मुद्रास्फीति में रोजगार आय के बढ़ने से अर्थव्यवस्था में विकास होता है, इकोनॉमी ग्रोथ होती है मुद्रास्फीति में। लेकिन मुद्रास्फीति डिफ्लेशन में अर्थव्यवस्था ठप हो जाती है, अर्थात रुक जाती है। तो ज़्यादा खतरनाक कौन है, डिफ्लेशन है। आई होप फ्रेंड्स आप सबको वीडियो पसंद आई होगी मुद्रास्फीति की। मैंने पूरी कोशिश की है आप सबको अच्छे से अच्छा समझा पाऊँ। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।